हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। इस चैप्टर 1 के अंदर जो भी एक्सपेक्ट्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, उसको क्लियरली हम इसको क्लियर करेंगे। आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें इकोनॉमिक्स का मतलब समझा देता हूँ। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जब आप अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करो, तो ऐसी जगह पे आप इकोनॉमिक्स लगा रहे होते हो। कहने का मतलब है कि जैसे कि आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, जैसे एक आपके पास आपके पॉकेट में मान लो कुछ रुपए पड़े हैं। ठीक है, उस रुपए को खर्च करके आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हो। ठीक है, तो आप ऐसी जगह पे आप इकोनॉमिक्स लगाओगे, क्योंकि आपके पास क्या लिमिटेड है, वो है पैसे। ठीक है, कम से कम पैसे में, लिमिटेड पैसे में आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, और जो आपके पास जो पैसे पड़े इसको इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, ऐसे हमारी कंट्री के अंदर भी जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो सारे इकोनॉमी है, जो कि लिमिटेड है। और उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना है सभी, जो जितने भी कंट्री में हमारे लोग हैं उन लोगों को सेटिस्फाई करना, उन लोगों को उनकी डिमांड को पूरा करना। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स है, क्योंकि हमारी अवेलेबल रिसोर्सेज को अगर हम सही से यूज नहीं करेंगे ना, तो हम किसी की भी डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर अब दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि हम कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फाई कैसे करें। अब दिमाग लगाने के लिए आपको इकोनॉमिक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और लोग क्या है, काफी ज्यादा। इसलिए हमें ये एक पढ़ना पड़ता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर छोटा सा डिफरेंस देखें, तो माइक्रो होता है इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करना, किसी इंडिविजुअल हाउस होल्ड की स्टडी करना, इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करना। जब हम इंडिविजुअल लेवल पे कोई चीज की स्टडी करते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो जैसे घर कैसे चलाना है, कम से कम रुपए में घर कैसे चलाना है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। कम से कम एक फर्म कैसे चलानी है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, कम से कम में एक दुकान कैसे चलानी है, तो ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि यहाँ पर आप इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हो। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स एक होल होती है, एग्रीगेट होती है। ठीक है, आपको पूरे बड़े लेवल पे ही सारी चीजों को स्टडी करना पड़ता है। इसको मैं ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं, देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक तरीके की इकोनॉमिक थ्योरी का ही पार्ट होता है। ठीक है, और ये होल, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, नेशनल एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट हो गया, जनरल प्राइस लेवल हो गया, एग्रीगेट कंजप्शन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीजों को ये समझते हैं। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारी चीजें जहाँ एग्रीगेट एग्रीगेट मतलब टोटल पूरे बड़े लेवल पर स्टडी करने को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो में इंडिविजुअल करते हैं, मैक्रो में एग्रीगेट लेवल पे करते हैं, इतना डिफरेंस है। ठीक है, इसको इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स अच्छे से पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, जहां पर आप दिमाग लगाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। अब स्ट्रक्चर देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बनी है। तो मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स से चार स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है। पहला है प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर वो होते हैं जो कंजप्शन करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर वो होते हैं जो टैक्स और सब्सिडी से डील करते हैं, और फाइनेंशियल सेक्टर वो होते हैं जो बोरोविंग और लेंडिंग जैसे एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है जब पैसा एक सर्कल, मतलब एक सर्कल में घूमता है, तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, इट रिफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फ्रॉम अदर एंड गेट रेम्युनरेशन फ्रॉम द वेजेस और सैलरी। मतलब जब आप किसी पास काम करने के लिए जाते हो, तो आपको वहां से इन रिटर्न में क्या मिलता है, सैलरी और वेजेस मिलते हैं। इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं, इसको ऑक्यूपेशन कहते हैं। और इसके अंदर मेनली क्या चीज होती है, एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तीन चीजें आती है, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब फ्लो कितने टाइप के होते हैं, जैसे सर्कुलर फ्लो तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है। अब आते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो, जो कि इसका पार्ट होता है। ठीक है, रियल फ्लो का मतलब होता है, ठीक है, रियल फ्लो का मतलब होता है, रियल फ्लो ऑफ इनकम इम्प्लाइड फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर। मतलब कि हाउस होल्ड सेक्टर से अगर प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे अगर फैक्टर सर्विसेज जा रही है, मतलब फैक्टर सर्विस कहां से जा रही है, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जा रही है, और कॉरेस्पॉन्डिंग वहां से फर्म से क्या आता है, गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं। ठीक है, वो भी किसकी तरफ आती हैं, गुड्स हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। तो अगर मैं इसको बहुत ईजी वर्ड्स में बताऊं, तो सिंपल ये है कि हाउस होल्ड क्या देते हैं फर्म को, हाउस होल्ड फर्म को देते हैं फैक्टर सर्विसेज। और फैक्टर सर्विसेज क्या होती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीजें हाउस होल्ड फर्म को देती हैं। ठीक है, इन रिटर्न में फर्म हाउस होल्ड को क्या देता है, अगर हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस दे रही है, तो इन रिटर्न में फर्म उनको क्या देता है, तो ये गुड्स एंड सर्विस देते हैं इन रिटर्न में। ठीक है, और वो भी किसको देते हैं, हाउस होल्ड को। इसके अंदर मेनली तो दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जिसमें प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, ये दो चीजें ही इसके अंदर आई हैं। ठीक है,
अगर आप इसके ये इससे समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम मनी फ्लो को समझते हैं इसमें। मनी फ्लो क्या, जैसे रियल फ्लो तो समझ में आ गया कि इसके अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बट मनी फ्लो के अंदर ना मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, इसको समझते हैं इस डायग्राम से कि हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रही है, फैक्टर सर्विसेज दे रही है, यानी कि जो लोग हैं वो काम करने के लिए घर से कहाँ जा रहे हैं, फर्म में। ठीक है, जो जमीन है वो हाउस होल्ड की जमीनें होती हैं, वो किसको दी जा रही हैं, फर्म को। ठीक है, तो मैं ज्यादातर चीजें ना हाउस होल्ड ही फर्म को प्रोवाइड करता है। तो जो भी चीजें हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करती है उसको हम फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, अब ये सारी फैक्टर सर्विस लेने के बाद फर्म इन रिटर्न में क्या देती है, पेमेंट देती है। ठीक है, किसको देती है, हाउस होल्ड को देती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे अब हाउस होल्ड क्या करेंगे कि हाउस होल्ड ना जो भी है गुड्स बनाएंगे फर्म, वो इनको सोल्ड करेगी। ठीक है, फर्म में जो भी सामान बनेगा, जो भी गुड्स एंड सर्विस बनेंगी, वो सारे के सारी चीजें किसको सोल्ड कर दी जाएंगी, हाउस होल्ड को। ठीक है, और हाउस होल्ड क्या करेंगे उसके लिए, हाउस होल्ड क्या करेंगे, हाउस होल्ड ना उसको स्पेंडिंग करेंगे, यानी कि उसको खरीदेंगे, खर्च करेंगे। ये गुड्स अगर लेंगे, कोई सामान अगर फर्म से खरीदोगे तो इन रिटर्न में पैसा तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल मिला के है ना मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और ऊपर वाले को आप बार्टर सिस्टम भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें पैसा नहीं है ना, रियल फ्लो में पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो बार्टर सिस्टम भी है, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा कोई भी फ्लो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे मनी फ्लो, मैंने आपको समझा दिया है जहां पर आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, इसी को आप टू सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हो, जो भी मैंने आपको ये समझाया टू सेक्टर इकोनॉमी ही है। अगर एग्जाम में आए तो ये आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा, ये ड्रॉ भी करना पड़ेगा, ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, सब कुछ आपको एज इट इज ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर टू सेक्टर इकोनॉमी अगर एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, मैंने आपको ये समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अगर लेना है तो। उसके बाद हम डायरेक्ट अब हम आते हैं फेजेस क्या होते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेजेस क्या हैं वो समझते हैं। तो फेजेस के अंदर ना तीन फेजेस आते हैं। सबसे पहला फेज है प्रोडक्शन फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर आप कुछ चीज फ्लो में हो रही है तो तीन ही फेज बनेंगे, और तीन फेज के अंदर सबसे पहला प्रोडक्शन फेज है, क्योंकि जो फर्म करेगी वो क्या है, प्रोडक्शन फेज है, क्योंकि वो गुड्स को प्रोड्यूस करेगी। प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा जो जो चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी उसको हम कहेंगे प्रोडक्शन फेज। ठीक है, एंड उसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मेनली आपको ये ज्यादा नहीं कुछ है नहीं खास, आपको सिर्फ देख लो कि प्रोडक्शन फेज में प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यानी गुड्स का प्रोडक्शन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इनकम का जैसे इनकम का फ्लो होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस पेड बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। अगर आपने अपनी बिल्डिंग फर्म को दी है तो फर्म आपको इन रिटर्न में रेंट देगा। ठीक है, अगर आपने फर्म को लोन दिया है तो लोन पे इंटरेस्ट आपको फर्म प्रोवाइड करेगा। ठीक है, प्रॉफिट का पार्ट आपको देगा, वेजेस यानी आपने वहां जाके कुछ काम किया है तो वो आपको इन रिटर्न में वेजेस देगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। ठीक है, बाय प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर, इट इज मनी फ्लो। डिस्पोजिशन फेज में क्या होता है कि जो भी डिस्पोजिशन का सिंपल मीनिंग है एक्सपेंडिचर मेड, जो खर्चा हुआ उसको हम कहते हैं डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, इसमें आप छोटे से डायग्राम समझ लो कि प्रोडक्शन फेज में इनकम का, प्रोडक्शन फेज में गुड्स का प्रोडक्शन होता है और जिसमें इनकम का जनरेशन होता है। फिर उसके बाद इनकम जो आपने जनरेट करी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और फिर एक्सपेंडिचर होता है। ये तीन फेज होते हैं अच्छे से। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक अलग पॉइंट्स हैं। सबसे पहले फैक्टर इनकम। ऐसे इनकम होते हैं जो फैक्टर इनकम अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंटरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉन एज फैक्टर इनकम। यानी कि अगर आपने कुछ प्रोड्यूस करा, उसको बेचा फिर कमाया, तो उसको आप कहते हैं फैक्टर इनकम। मतलब आपने कुछ बनाया, फिर उसको बेचा और फिर कमाया, तो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। ठीक है, यहाँ पर टू साइडेड होता है, यानी कि बायलैटरल है, टू साइडेड है, क्योंकि इसमें दो चीजें यूज है कि आपने बनाया, बनाकर बेचा तो आपको पैसा मिला, तो आपने दिया फिर उन्होंने आपको पैसा दिया, तो ये दो साइड हो गई। ठीक है, और इसको नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है, और कुछ इसके ये एग्जांपल्स हैं जो फैक्टर इनकम है। कहने का मतलब ये मेहनत की कमाई है और ये बिना मेहनत की कमाई है। ठीक है, अगला है ट्रांसफर इनकम। ठीक है, ट्रांसफर इनकम को समझते हैं। ट्रांसफर इनकम क्या होता है कि ट्रांसफर इनकम होता है कि आपने कुछ, जैसे आपने कुछ प्रोडक्टिव सर्विस की नहीं है, बट आपको इन रिटर्न में कुछ ना कुछ
मिला है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। देखो, इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, आपने कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस दिए बिना ही आपको कुछ मिल गया हो, उसको हम कहते हैं ये यूनिलेटरल होता है, क्योंकि आपने कुछ दिया नहीं है लेकिन आपको मिल गया, तो ऐसे को हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सारी चीजों को हम ट्रांसफर इनकम में कहते हैं। इस ट्रांसफर इनकम कुछ टाइप है जो कि 12th में नहीं है। उसके बाद आते हैं कैपिटल, ये करंट, ये भी आपके उसमें नहीं है, आपके 12th में ये स्टॉक और फ्लो है। एनी इकोनॉमिक्स वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसे ही सारी चीजें जिसमें आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हो उसको आप स्टॉक कहते हो, मतलब कि जो चेंज नहीं हो सकता, जो चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि लास्ट ईयर हमारा स्टॉक में कितने गुड्स थे, इसको बताना, ठीक है। इसको इसको हम कहते हैं कि जो भी पर्टिकुलर टाइम पे होगी ना, ऐसी सारी चीजें जो पर्टिकुलर टाइम पे हैं, जिनका सप्लाई, वाटर इन टैंक, ये सारी चीजें क्या होती हैं, स्टॉक होती हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आते हैं एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि कुछ ना कुछ ये फ्लो होता है जो कैलकुलेट होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैलकुलेट टाइम होता है। फ्लो पे थे हम, ठीक है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम यूज है, यानी कि वो टाइम पीरियड के दौरान होता है, जैसे जैसे पूरे एक दिन में, पूरे एक साल में, पूरे एक महीने में जो भी चीज आप कैलकुलेट करते हो उसको फ्लो कहते हैं। जैसे कि डायनेमिक नेचर का होता है, जैसे कि स्पीड, स्पेंडिंग ऑफ मनी, मतलब पैसा खर्च करना, क्योंकि हर बार आप बराबर थोड़ी खर्च करोगे, ठीक है। वाटर इन रिवर, नदी का पानी हमेशा बराबर थोड़ी रहेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी बराबर नहीं होता, ठीक है। ऊपर नीचे डायनेमिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं बार बार, इसलिए हम इसको फ्लो कहते हैं। अब आते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है कि हमारे कंट्री की बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी अर्निंग रिसोर्सेस हैं, जितनी भी हमारे कंट्री के अंदर जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, वो हमारे बाउंड्री के अंदर होने चाहिए, ठीक है। अगर वो हमारे कंट्री की बाउंड्री के अंदर है तो हम उसको डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। तो हम इसको पढ़ के रहे हैं, अगर ये इतना आसान है तो। लेकिन इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो हमारे कंट्री की बाउंड्री में ना होते हुए भी हमारे कंट्री की बाउंड्री में माने जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना पड़ रहा है हमें। वैसे आप इसको भी डोमेस्टिक टेरिटरी से यही समझो कि कंट्री के बाउंड्री के अंदर की सारी चीजों को डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर माना जाता है, ठीक है। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं वो समझ लेते हैं कि जो हमारी कंट्री के बाहर हैं लेकिन फिर भी वो हमारी कंट्री की बाउंड्री मानी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन के हिसाब से बोला जाए तो उन्होंने ये बोला था कि जो इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब होता है वो जियोग्राफिकल बाउंड्री होती है जिसके अंदर एक कंट्री को चलाया जाता है फ्रीली, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस पर्सन एक कंट्री के अंदर मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। द डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन द क्राइटेरियन फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सन, गुड्स, कैपिटल, मतलब कि फ्रीली कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर आप इजीली फ्लो कर सकते हो, इसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हैं। जैसे कि अगर आपको मध्य प्रदेश से यूपी जाना है तो आप इजीली जा सकते हो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप यूपी से सीधा अमेरिका जाना चाहते हो तो इतना आसान नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे तब आप जा सकते हो, लेकिन कंट्री के अंदर ही ये काम करोगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर ये काम, ये चीजें पॉसिबल होती हैं। अब आते हैं, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज एम्बेसीज। एम्बेसीज क्या होती है पहले तो मैं इसको समझा देता हूँ। हर कंट्री की एम्बेसी ना अलग दूसरी कंट्री में होती है। जैसे हमारे कंट्री की एम्बेसी अमेरिका में भी हो सकती है, रशिया में भी हो सकती है, रशिया की एम्बेसी हमारी कंट्री में हो सकती है, ठीक है। और हर दूसरी कंट्री की एम्बेसी किसी तीसरी कंट्री में हो सकती है, ठीक है। वो एम्बेसी को चलाने के लिए ना, जैसे मान लो इंडिया की एम्बेसी है अमेरिका में, तो उस एम्बेसी को चलाने में जो भी खर्चा आएगा, जो भी चीजें यूज होंगी, वो हमारे कंट्री से होंगी। कहने का मतलब उस एम्बेसी के अंदर जो स्टाफ होगा उसकी जो सैलरी होगी वो हम देंगे, ठीक है। हमारी कंट्री से जाएगी, इंडिया से जाएगी, ठीक है। ऐसे मान लो अमेरिका की एम्बेसी हमारी कंट्री में, तो उन इस हमारे कंट्री में उनकी एम्बेसी, तो उसका जो एम्बेसी का जो भी खर्चा होगा, जो भी स्टाफ का खर्चा होगा, वो सारा अमेरिका देगा, ठीक है, हम नहीं देंगे। तो इसलिए हम इसमें ये चीज याद रखना कि अगर कोई इंडिया की एम्बेसी रशिया में है तो वो हमारे देश के ही पार्ट माना जाएगा, भले ही वो रशिया में है, ठीक है। हमारी कंट्री, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में ही माना जाएगा, ठीक है। उसके पीछे रीजन यही है कि उसका जो भी एक्सपेंस होता है वो हम बियर करते हैं, ना कि रशिया। ये देख लो एक बार कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट एंजॉय द अवर फ्रीडम इन द फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड विद इन इंडिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर जितनी भी एम्बेसीज अवेलेबल हैं, मतलब ये जो भी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस चीज का एंजॉय नहीं कर सकता। एंड दीज आर नॉट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी। भारत के अंदर जितनी भी दूसरे देश की एम्बेसीज हैं वो हमारे देश की इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं मानी जाएंगी, जो कि मैंने आपको अभी पहले समझाया।
दे आर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। यानी कि अगर हमारी कंट्री के अंदर रशिया की एम्बेसी है तो वो रशिया का पार्ट है, ना कि हमारे कंट्री का। और अगर हमारे देश में अगर यूएसए की एम्बेसी है तो वो इंडिया मतलब यूएसए का पार्ट है, ना कि हमारा। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। जैसे कुछ ना डब्ल्यूएचओ हो गया, यूएनओ हो गया, इन सब इनके जो ऑफिसेस होते हैं या जो भी होते हैं, ये अपने लोकेट होते हैं अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, ठीक है। बट इनके ना कुछ ऑफिसेस होते हैं जो हमारी कंट्री में हो सकते हैं, किसी और कंट्री में हो सकते हैं, तो ये हमारी कंट्री का डोमेस्टिक पार्ट नहीं माने जाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सही से समझाऊं तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन इज अंडरस्टूड टू बी territory lying within the political frontier या boundaries of a country, but in the national income accounting term of domestic territory is used a wider sense based on freedom and criterion. The scope of the economic territory is defined covered, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। Ship aircraft owned and operated by normal resident between two or more countries, for example Indian ship moving between China and इंडिया रेगुलरली। देखो यहाँ पर ना, मान लो कि हमारी इंडिया की जो शिप है वो चाइना में और इंडिया में रेगुलरली मतलब उसमें रेगुलरली वो मूव करती है, लेकिन वो पार्ट किसका है, वो शिप है किसकी, पहले तो देखो ये इंडिया की शिप है, तो इंडिया की शिप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हो वो इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें मान लो इंडिया की शिप है रशिया में रुकी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रशिया का पार्ट है, वो इंडिया का ही पार्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो हमारे भले बाउंड्री में नहीं आ रहा हो, जैसे ऐसे प्लेन भी होता है, जैसे मान लो हमारा एयर इंडिया है, वो रशिया और जापान के बीच में ट्रेवल करता है, ठीक है। मतलब कि प्लेन जो है ना ऑपरेट होता है रशिया और जापान के बीच में, तो एयर इंडिया है किसका, एयर इंडिया इंडिया का है, तो वह भले ही वो रशिया और जापान में ऑपरेट होता हो, लेकिन वो है तो हमारी कंट्री का ना, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाएगा, ना कि उनका। अब आते हैं ऐसे सेम आते हैं, जैसे कि मलेशियन एयरलाइन है, वो इंडिया और जापान में ऑपरेट होती है, ठीक है, लेकिन वो एयरलाइन है किसकी, मलेशिया की है, तो वो मलेशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, ना कि इंडिया का। तो कहने का मतलब है कि किसी भी कंट्री का कोई भी रिसोर्स, कोई भी जैसे शिप हो या एयरलाइंस हो, वो किसी कहीं भी ऑपरेट हो, वो उसी कंट्री का माना जाएगा जिस कंट्री का वो है। अब आते हैं फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैसेस, रिंग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पर ये बताया गया कि जैसे कि मान लो फिशिंग बोट्स हैं इंडिया के द्वारा, कुछ फिशरमैन है वो इंटरनेशनल वाटर ऑफ इंडियन ओशियन में गए हैं, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ना कि कहीं और, क्योंकि वो हमारे इंडियन ओशियन में हमारे इंडिया के जो फिशिंग बोट ऑपरेट करने वाले लोग गए हैं इंटरनेशनल वाटर, जैसे कि इंडियन ओशियन, वहां पे गए हैं, तो वो वहां पर जाकर जो भी फिशिंग करते हैं, तो वो जो फिश पकड़ के लेके आएंगे वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। अब एम्बेसीज कंसर्न इज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अब जैसे कि उस एम्बेसी में आपको बताई चुका हूँ, हमारे कंट्री की एम्बेसी कहीं भी हो वो हमारा ही पार्ट है। एज ए सेम कंसर्न स्टेट्स और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमारी इंडियन आर्मी हमारी इंडिया के लिए तो काम कर रही है, लेकिन कहीं किसी और कंट्री में कुछ टाइम के लिए उनको ऑपरेट करने के लिए दे दिया गया है, हमारी इंडिया को के अलावा किसी और कंट्री में भी वो ये काम करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो भले ही वो अब्रॉड में काम कर रहे हो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन वो हमारे देश का ही पार्ट माना जाता है। उसके बाद आते हैं, बाकी मैंने इंडियन एम्बेसी तो मैंने बता दिया, ये तो रिपीट हो गया शायद, कोई बात नहीं। अब आते हैं सिटीजनशिप और नेशनलशिप, एक ही बात है। सिटीजनशिप का मतलब होता है कि बेसिकली जो भी इंसान जहाँ पैदा होता है उस जगह को वो उस जगह की उसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाती है। अगर वो वहां पैदा नहीं हुआ है तो उसको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे दो बातों को आपको ध्यान रखना है सिटीजनशिप में। अगर किसी पर्सन को इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो पहला कंडीशन है कि उसको इंडिया में पैदा होना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं कि अगर पर्सन बाहर का है, इंडिया का नहीं है, तो उसको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसको कुछ टाइम यहाँ पर रह चुके होने चाहिए, उसके बाद वो अप्लाई करेगा तब उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो दो तरीके हैं इसके लिए, सिटीजनशिप के लिए, इसको नागरिकता कहते हैं, ठीक है। दो तरीके हैं, याद रखना इसको। अब आते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल सिटीजनशिप में तो ये होता है कि ये मैक्सिमम लोग सिटीजनशिप क्या होता है कि वो उसी कंट्री के ही होते हैं, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं, उस कंट्री के हों या ना हो, वो ऐसे लोग होते हैं मेनली ना। नॉर्मल रेजिडेंट में ना उन्हीं लोगों को काउंट किया जाता है जो 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 या तो मतलब उनका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी कंट्री में लाई करना चाहिए। यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट में बहुत सारे लोग आते हैं जो उस देश के अंदर कमा भी रहे हैं और उस देश के अंदर खर्च भी कर रहे हैं,
और उस देश के अंदर 1 साल से ज्यादा रहते हुए भी हो गया। तो यानी कि 3 कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है, कमाना भी वहीं चाहिए, खर्चा भी वहीं करना चाहिए, और 1 साल वहीं रह चुके होना चाहिए। तो ऐसे सारे लोगों को हम नॉर्मल रेजिडेंट कहते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हमारे देश में क्यों ना रह रहे हो, चाहे वो नेपाल के हो, चाहे वो बांग्लादेश के हो, चाहे वो श्रीलंका के हो। अगर वो हमारी कंट्री में रह रहे हैं और कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं और 1 साल ज्यादा हो गया, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट में माने जाएंगे। इसको पढ़ते हैं कि उसका क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक टेरिटरी विच इन विच ही लिव्स, जहां वो रहते हैं उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो वही रहना चाहिए। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब यही होता है, कमाना, खर्च करना, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। और अर्निंग, स्पेंडिंग और एकोमुलेशन उसी जगह पे होनी चाहिए, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजनशिप में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। A person become a national of a country because he born in the country on the basis of their some other legal criterion। कहने का मतलब कि पर्सन अगर उस कंट्री में पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो नेशनल ऑफ अ पर्सन बिकम नेशनल, वो नेशनल बन जाएगा उस कंट्री का इफ ही बोर्न इन द कंट्री, अगर वो कंट्री में पैदा होता है या वो अप्लाई करता है, ठीक है। अ पर्सन इज ट्रीटेड रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक क्राइटेरियन। कहने का मतलब है कि अगर आपको सिटीजनशिप देखनी है तो आप देखोगे वो पैदा हुआ कि नहीं हुआ, और अगर आपको नॉर्मल रेजिडेंट देखना है तो आप देखोगे वो कमा कहाँ रहा है, खर्च कहाँ कर रहा है। तो ये मेन डिफरेंस है इसका, ठीक है। पैदा हुआ है कि नहीं हुआ, और उसमें देखना है कि खर्च कहाँ कर रहा है, कमा कहाँ रहा है। तो नॉर्मल रेजिडेंट में आपको ऐसे पता करना होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट रेजिडेंट मस्ट बी द नेशनल ऑफ द कंट्री एंड इवन द फॉरनर कैन बी द रेजिडेंट इफ दे पास ऑफ द स्टेट इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो यहाँ पे ये बताइए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि नॉर्मल रेजिडेंट में वो सब लोग आते हैं, भले वो देश का ना हो, हमारे देश के बाहर का हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ यही है कि वो कमा रहा होना चाहिए और हमारे देश में खर्च कर रहा होना चाहिए, यही कंडीशन है। चाहे वो कोई भी हो, एनआरआई भी हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिसको हम नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करते। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको हम नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन से लोग हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जितने फॉरेन विजिटर्स होते हैं, जो हमारे कंट्री के अंदर छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए आए हैं, बिजनेस पर्पस के लिए आए हैं, जो थोड़े टाइम के लिए रहेंगे, शायद 1 साल के लिए भी नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ पर्पस है उनका, लिमिटेड टाइम का कोई पर्पस है, वो पर्पस पूरा करने के लिए आए हैं, और पूरा पर्पस पूरा होने के बाद वो उस कंट्री से चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों को नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते हैं, क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट में आपको बताया वो कमाना और खर्च करना चाहिए, जब वही नहीं कर रहा था वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कि क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स, सीजनल वर्कर्स जो भी होते हैं, इनको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं काउंट करते, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए भी आते हैं, सीजनल डिमांड की वजह से आते हैं, जो कि 1 साल पूरा नहीं कर पाते। उसके बाद आते हैं कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, जो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में ना सिर्फ ऑफिशियल वर्क के लिए आए होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, जो कुछ टाइम के लिए आए हैं। मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, किसी और कंट्री के आर्म फोर्सेस हमारी कंट्री में किसी पर्पज के लिए आई है, तो ये सब नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएंगे, ठीक है। अब कुछ इंटरनेशनल वर्ल्ड बॉडीज होती हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आर नॉट कंसिडर रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। इनको कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि ये हमारी कंट्री के थोड़ी हैं, ठीक है। और हमारी कंट्री में अगर है भी तो ये इनके कुछ पार्ट्स, मतलब कि कुछ किसी कोई ना कोई पर्पस होता है इनका आने का, ठीक है, वो भी थोड़े टाइम के लिए होता है, इसलिए हम इनको नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं करते हैं। अब आते हैं कि जो द स्टाफ ऑफ दिस बॉडीज आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच द इंटरनेशनल बॉडी ऑपरेट्स, ठीक है। लेकिन जिनके जो स्टाफ होते हैं ना, स्टाफ ऑफ दिस बॉडीज आर ट्रीटेड एज इंटरनेशनल टेरिटरी, ठीक है। इनके इनके जो स्टाफ होते हैं वो इंटरनेशनल टेरिटरी में काउंट करते हैं, ठीक है। एंड वेयर दो ऑपरेट, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल बॉडी लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मान लो इंडिया में लोकेट है, is located in India, not normal resident of India, but American working in its office for more than 1 year will be treated as normal resident of India, ठीक है। WHO का ऑफिस है, उसके अंदर जो लोग हैं वो हमारे देश के अंदर 1 साल से ज्यादा हो गया रहते हुए, तो हम उनको नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे। अब आते हैं कुछ फॉरनर्स होते हैं कि नॉन रेजिडेंट हैं, कुछ टाइम के लिए आए हैं, तो हैव who have come to the country for the purpose of installing machine और equipment purchased from their employers। तो ऐसे लोगों को हम इनको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको 1 साल से भी कम हो चुका होता है, ठीक है, 1 साल भी नहीं होता। अब आते हैं फाइनल गुड्स
एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन, पेपर में ना इसका मेनली तो ऐसा आता है कि आपको ना एग्जांपल दे देगा और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा फाइनल गुड्स है कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है। तो बच्चे ज्यादातर तो उसका आंसर बता देते हैं कि फाइनल गुड्स कौन सा है और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा है, लेकिन इसका रीजन नहीं लिख पाते हैं सही से, क्योंकि रीजन मतलब अगर आप कंजप्शन पर्पज के लिए तो कुछ और रीजन होता है, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए तो कुछ और रीजन होता है। ठीक है, आंसर लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फाइनल गुड्स का मतलब समझ लो पहले कि जो रेडी टू यूज है, जिसको आप कंजप्शन कर सकते हो और फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा किसी चीज का। अगर कोई चीज कपड़ा बन चुका है तो वो अब रेडी टू यूज है, ब्रेड बन चुके तो रेडी टू ईट है। ठीक है, तो जिसका फर्दर प्रोडक्शन नहीं है अब डायरेक्ट उसका भी यूज कर लेंगे, ऐसे को हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। अब आते हैं तो फाइनल गुड्स दो, अगर मैं कंज्यूमर की बात करूं तो कंज्यूमर बोलेगा कि जो ब्रेड है वो कंज्यूमर खा सकता है डायरेक्ट, तो कंज्यूमर के लिए वो पर्सनल कंजप्शन माना जाएगा। लेकिन अगर अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि मशीन खरीदी है किसी फर्म ने, तो वो उसके लिए कैपिटल फॉर्मेशन होगा या इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो इसका कोई फर्दर फर्दर नो फर्दर प्रोसेसिंग आर अवेलेबल इन एन इकोनॉमिक कंजप्शन पर्पस और इन्वेस्टमेंट। कहते हैं कि मतलब सिंपल है कि फाइनल गुड्स मतलब सिंपल है, फाइनल है, मतलब कि आप उसको कुछ और बनाना नहीं है, अब उसका वो रेडी टू यूज है, उसको फर्दर प्रोडक्शन नहीं करना। ठीक है, ब्रेड बन चुकी है तो ब्रेड अब खानी है डायरेक्ट। ठीक है, मशीन है, अब मशीन बन चुकी तो डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे और उसका यूज करेंगे, फाइनल है। इंटरमीडिएट होता है कि वो अभी उसका ना प्रोसेस चल रहा है, अभी वो रेडी नहीं हुई है, उसका प्रोसेस चल रहा है, कहने का मतलब उसका फर्दर प्रोसेसिंग चल रही होती है। शुगर यूज फॉर मेकिंग स्वीट, जैसे चीनी का यूज ना मिठाई बनाने में हो रहा है, अगर चीनी को चाय में डाल दोगे और पी लोगे तो ये फाइनल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर चीनी का यूज अगर मिठाई बनाने में कर रहे हो तो ये इंटरमीडिएट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये भी है कि कोई एक ही गुड्स को हम इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों कह सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसका यूज क्या है। ठीक है, अगर चीनी को तुम खा रहे हो ऐसे ही तो वो आपके लिए वो फाइनल है, लेकिन अगर आप चीनी का यूज करके कुछ और बना रहे हो और तो वो इंटरमीडिएट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन बाउंड्री, अगर प्रोडक्शन बाउंड्री होती है यहाँ पे, अगर वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर देगा तो फाइनल है, अगर प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है तो वो इंटरमीडिएट है। यहाँ पर प्रोडक्शन बाउंड्री दिखाता हूँ आपको, ये होती है प्रोडक्शन बाउंड्री। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री होती है ये। ठीक है, इस प्रोडक्शन की बाउंड्री के अंदर जैसे एक फार्मर ने ना गेहूं खरीदा है 100 रुपए का, और गेहूं मतलब उसने बेचा है, सॉरी, ठीक है, इसने 100 रुपए का ना गेहूं को बेचा है मिलर को, और मिलर ने ना उसको पीस कर ना किसी बेकर को बेच दिया 200 रुपए में। बेकर वाले ने क्या करा, उसका ब्रेड बना के किसी कंज्यूमर को बेच दिया। अब वो ब्रेड कंज्यूमर को बेच दिया ना, तो वो ब्रेड ना बाहर आ गई, इस सर्कल से क्या होगी, वो बाहर आ गई, क्योंकि अब ब्रेड का कुछ और नहीं बनेगा, ब्रेड डायरेक्ट कंज्यूमर को जाएगा, खा जाएगा कंज्यूमर, उसको खा लेगा। ठीक है, और ये प्रोडक्शन बाउंड्री से हो गया बाहर। ये बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं द इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ द जनरल गवर्नमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, इसको आप रीड कर लो। ठीक है, इसका यूज नहीं ज्यादा, अब मेनली मैं आगे ही बढ़ता हूँ। ठीक है, इसका रीड कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से स्टार्ट होगा कि कंजप्शन गुड्स की कैटेगरी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं, मीनिंग होता है कंजप्शन गुड्स का, कंजप्शन गुड्स आर दोज विच सेटिस्फाई, कंजप्शन गुड्स आर दोज कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ही वांट कंज्यूमर्स डायरेक्टली। यानी कि कंज्यूमर वो कंजप्शन गुड्स वो होते हैं जिससे कंज्यूमर खा के डायरेक्टली सेटिस्फाई हो जाएगा, टीवी देखेगा सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, ब्रेड खाया सेटिस्फाई, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, ये एसी, कार्स, इन सबसे डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, तो अब कंज्यूमर गुड्स होते कितने टाइप के हैं, तो कई सारे टाइप के हैं। देखो यहाँ पे पहला है ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, फिर होता है सेमी ड्यूरेबल, फिर होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो लंबे टाइम तक चलते हैं। ठीक है, इनका टाइम पीरियड काफी ज्यादा होता है, जो सर्वल ईयर सालों साल तक चलते हैं। सेमी ड्यूरेबल होता है जो 1 साल तक चल जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस, फैन, इलेक्ट्रिक, आयरन, हॉट प्लेट्स, क्रॉकरी। ठीक है, कपड़े वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, सेमी ड्यूरेबल होते हैं जो 1 साल चलते हैं। ये कई साल तक चलते हैं, ये 1 साल चलते हैं, ये 6 महीने तक चलेंगे। ठीक है, मतलब 6 महीने नॉन ड्यूरेबल है ना, सॉरी, 6 महीने नहीं, जो बहुत कम टाइम तक चल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, एडिबल ऑयल हो गया। ठीक है, बेवरेजेस, वेजिटेबल, ये काफी कम टाइम तक चलते हैं। सर्विसेज में होता है नॉन मटेरियल बोलते हैं इसको, वी सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर देता है। इसको आप देख नहीं सकते हो, ना ही टच कर सकते हो। किसी डॉक्टर के पास अगर ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो तो वो आपको आप डॉक्टर पास गए तो आप उससे कुछ लेके थोड़ी आए हो सामान, आप उससे गुड्स थोड़ी लेके आए, आप उससे सर्विस लेके आए हो, यानी कि उसने आपको गाइडेंस दी है कि आपको ये हो गया है और आपको पेपर पे आपको दवाइयां लिख देगा, बाकी से ज्यादा कुछ नहीं। तो ये सर्विस होता है, ये इंटेंजिबल होता है, इसको टच नहीं कर सकते। कैपिटल गुड्स में मशीनें होती हैं, जितनी भी चीजें आप मशीनें, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स एज ऑल गुड्स प्रोड्यूस
फॉर इन फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में यूज होने वाली होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल ड्यूरेबल गुड्स लाइक कार, ट्रक, रेफ्रिजरेटर, बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट, एयरफील्ड एंड सबमरीन्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स आर रेडी फॉर सेल एंड मार्केटेड पार्ट ऑफ अ कैपिटल गुड्स, ठीक है, मतलब कि मशीन का यूज होता है जो फर्दर गुड्स को बनाने में यूज होते हैं, उसको बोलते हैं मेनली ये कैपिटल गुड्स में। आप मशीनों को, सारी मशीनों को आप इसमें रखोगे, एग्जाम में आ जाए कि ये मशीन किस किस गुड्स में आएगी तो बता देना कैपिटल गुड्स में आएगी। उसके बाद आता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, stock of raw material and semi finished goods lying with the producers at the end of a accounting year are also part of capital goods, ठीक है। जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है, जो सेमी फिनिश गुड्स होता है, फिनिश गुड्स होता है, प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ये भी हमारे कैपिटल गुड्स का ही पार्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं सम मोर एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड्स, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, रोड्स, ब्रिज, ये सब क्या है। अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है, पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है।